सब्जी वाला बोला पेटीएम करो, ऑटो वाला बोला पेटीएम करो, टैक्सी वाला बोला पेटीएम करो, शॉपिंग वाला बोला पेटीएम करो, ऑनलाइन वाला भी बोला पेटीएम करो, दोस्त बोला भाई पेटीएम करो, रिश्तेदार बोले बेटा पेटीएम करो। फिर आरबीआई आया, बोला जी बहुत हुआ, अब पेटीएम को ही बंद करो। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक नोटिस जारी कर पेटीएम पेमेंट को बहुत बड़ा झटका दिया, जिस नोटिस में पेटीएम पर नियम उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। करोड़ों यूजर और शेयर मार्केट और खुद विजय शेखर शर्मा को भी यह खबर सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे मार्केट में पेटीएम के शेयर बहुत तेजी के साथ नीचे गिरने लगे। क्या है पूरी कहानी, क्यों किया गया पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन, कौन है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आज क्यों बैन होने की कगार पर आ गया है, क्या गलती की पेटीएम ने, क्या सीखना चाहिए हर बिजनेसमैन को पेटीएम की इस केस स्टडी से, इस सफलता से असफलता की केस स्टडी से। आज इस पूरी केस स्टडी के अंदर जानेंगे पेटीएम की पूरी केस स्टडी जर्नी, और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो लॉस आपका ही होने वाला है। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र सिंह रावत, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है इस पूरी कहानी में कि पेटीएम को पेटीएम बनाने वाला शख्स कौन है, जिसकी इतनी फास्ट ग्रोथ देख चाइना के जैक मा, वॉरेन बफेट, रतन टाटा जी जैसे लोगों की कंपनी ने भी पेटीएम की ग्रोथ देखकर इनकी कंपनी में शेयर होल्डर बनने का फैसला लिया था। नाम है विजय शेखर शर्मा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जन्मे विजय शेखर शर्मा एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे। पिता एक टीचर थे और माता जी एक हाउसवाइफ थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बचपन से ही बहुत खराब थी, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम से ही 12वीं तक पूरी पढ़ाई कर विजय शेखर शर्मा जी दिल्ली ग्रेजुएशन के लिए पहुंच गई। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए उनको एक बात समझ में आई कि इंग्लिश कोई भाषा नहीं है, बल्कि आपकी पढ़ाई की काबिलियत और ऊंचे स्टेटस के साथ साथ कौन कितना पढ़ा लिखा है यह बताने वाली एक मातृभाषा है। क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, क्योंकि ये हिंदी मीडियम से पढ़े थे और दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे और जहां इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे पढ़ाई करते थे इनके साथ। एक दिन इनके टीचर ने इनसे एक सवाल इंग्लिश में पूछ लिया तो यह बता नहीं पाए, जिसकी वजह से क्लास में बच्चों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि इनको इंग्लिश समझ में आती नहीं थी, जिस कारण ये अब क्लास में कम और लाइब्रेरी और इंग्लिश के अखबार और डिक्शनरी में पढ़ने में ज्यादा समय लगाने लगे। जल्दी ही इन्होंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी और बहुत ही जल्दी फराटेदार इंग्लिश बोलने में लगे और साथ में यह पढ़ने भी लगे। उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने 1997 में एक वेबसाइट बनाई, जब इंटरनेट शुरू में अभी इवॉल्व हो रहा था, जिसका नाम रखा इन्होंने वेबसाइट का XS, क्योंकि कॉलेज में बच्चों को फॉर्म भरने और रिजल्ट देखने में बहुत जब लंबी लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ता था। इसी कारण इन्होंने इस XS नाम से एक वेबसाइट बनाई और यह बहुत तेजी के साथ वायरल होनी और पॉपुलर होनी स्टार्ट हो गई। बच्चे अपने आप जाकर कैफे में जाकर अपने रिजल्ट और अपने फॉर्म को भर सकते थे। उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने इसको एक अमेरिकन कंपनी को $1 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया। जब धीरे धीरे इंटरनेट आगे बढ़ रहा था तभी से ये बिजनेस माइंडसेट रखने लगे, क्योंकि ये पुरानी फोर्ब्स की मैगजीन और अन्य मैगजीन को पढ़ते थे, जिसमें सिलिकॉन वैली में सफल बिजनेस की कहानी जो होती थी उनको ये पढ़ा करते थे और खुद भी वहीं जाना चाहते थे सिलिकॉन वैली में पढ़ाई के लिए और बाद में बिजनेस करने के लिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद इन्होंने MNC में जॉब की, लेकिन बिजनेस की दुनिया में खोए रहते थे हमेशा कि जी बिजनेस करना है। तो इनको लगा कि मैं कहां आके फंस गया, मुझे खुद का बिजनेस करना चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने मात्र 6 महीने में अपनी वह जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस चालू कर दिया। लेकिन E.com बस्ट और रिसेशन की वजह से वह बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया, लेकिन उन्होंने दोबारा खड़ा होकर 8 लाख रुपए कर्ज लेकर फिर से बिजनेस शुरू किया। सन 2000 में इन्होंने अपनी 197 कम्युनिकेशन कंपनी को शुरू किया, जो आज पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। यानी कि पेरेंट कंपनी क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है, उसकी दूसरी कंपनी यानी कि पेटीएम, ये 197 ही पेटीएम की पेरेंट कंपनी कही जाती है। इस कंपनी में क्या होता था 197 में, जिसमें यह सिम कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कराया करते थे और साथ में ऐसा करते करते 2011 तक यह अच्छा खासा पैसा बनाने लगे और अच्छा नाम भी बना चुके थे। बहुत मेहनत की, कई बार पैसे नहीं हुआ करते थे, कई बार चाय पीने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, हॉस्टल में रहे, बहुत सारी जगहों पर अपने कभी दोस्तों के वहाँ जाके रहे, कभी दोस्तों के वहाँ जाके हेल्प मांगा करते थे, कभी उनके यहाँ जाके खाना खाया करते थे। तो बहुत संघर्ष के बाद 2011 तक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा बनाने लगे थे और अच्छा खासा नाम 197 का होने लग गया था। यहाँ तक तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, विजय शेखर शर्मा जी ने बहुत मेहनत की, बहुत जो है हिम्मत के बाद इन्होंने अपने इस छोटे से गांव से निकलने की जर्नी के साथ साथ अपने आप को इस लेवल तक लेकर गए कि 197 को बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर गए। लेकिन पेटीएम का ख्याल कब और पेटीएम की शुरुआत कब हुई, यह बहुत बड़ा सवाल है कि एक्चुअली पेटीएम शुरू कब हुआ था। 2010 में जब 3G लॉन्च हुआ तो इन्होंने 3G लॉन्च
लॉन्च होने के बाद ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ता देख ऑनलाइन पेमेंट को समझा और अपने पार्टनर्स को इस पूरे के पूरे मॉडल को समझाया कि हम अब ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट्स मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन उनको जब बताया तो वो लोग मना कर गए, उनका जी नहीं नहीं ये तो चलेगा नहीं। लेकिन विजय शेखर शर्मा जी के काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद वो मान गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है जी आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद विजय शेखर शर्मा जी ने 2011 में 2010-11 के बीच में इन्होंने पेटीएम की शुरुआत कर दी। उस समय यह केवल मोबाइल रिचार्ज और लैंडलाइन डिश का रिचार्ज करने का काम करते थे। धीरे धीरे वह इसको इवॉल्व कर रहे थे। शुरुआत में इसमें काफ़ी समस्या आती थी, इसको बार बार लॉग इन और जो है लॉग आउट करना पड़ता था, बार बार OTP डालनी पड़ती थी और ये बहुत ही ज़्यादा समस्या वाला काम था क्योंकि हर बार एप्लीकेशन खोलो तो बार बार OTP डालो, बार बार लॉग इन पासवर्ड डालो, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तभी चाइना की अलीबाबा से उन्होंने वॉलेट का कॉन्सेप्ट सीखा विजय शेखर शर्मा जी ने और इसको पेटीएम में जो है अप्लाई कर दिया, क्योंकि यह पेटीएम को एक ऐसा मॉडल बनाने की सोच रहे थे जिससे लोग बैंक जाना भूल जाएं। क्योंकि बैंक में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर और लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए बैंक खुला करते हैं और साथ में हर संडे को भी बैंक जो है बंद रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों को बैंक जाने की जरूरत ही ना पड़े, लोगों का पर्स हमारे वॉलेट में या फिर हमारे इस एप्लीकेशन पेटीएम के अंदर आ जाए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जिससे लोगों को जब इमरजेंसी में जरूरत भी पड़ती थी पैसों की तो उनको बैंक से पैसा मिलता नहीं था, क्योंकि रात को बैंक बंद हो जाते हैं और एटीएम में भी जो है कभी जाओ तो कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी भीड़ होती है तो कभी जो है एटीएम भी बंद रहते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे। इन्होंने इसको भांपा, क्योंकि असली बिजनेसमैन वही है जो परेशानी को समझकर नए इन्वेंशन कर दे। और विजय शेखर शर्मा जी बहुत तेजी के साथ इसको आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि तब लोग ऑनलाइन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, वो कैश पे ही लेन देन किया करते थे। लेकिन इन्होंने एक मुहिम चलाई कि अब हम ऑनलाइन पेमेंट के जमाने को लेकर आएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। तभी साल 2014 में इंप्रूवमेंट करते करते अपने उसमें एक पेमेंट वॉलेट को इंट्रोड्यूस किया पेटीएम की एप्लीकेशन में, जिससे अब बार बार पासवर्ड और OTP नहीं डालनी पड़ती थी। एक बार में वॉलेट में पैसे डाल दो और उसको तब तक इस्तेमाल करते रहो जब तक वो खत्म नहीं हो जाते। अब इससे पेमेंट करना और भी आसान हो गया। अब इसमें गैस बिल और पानी बिल जैसी फैसिलिटी भी लोगों को घर बैठे बैठे मिलने लगी, क्योंकि देखो ना टेक्नोलॉजी जब आती है तो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को समय बचता है। आप आज खुद सोचो, आज मोबाइल से कहीं पर भी पेमेंट कर देते हैं। एक टाइम में छुट्टे लेके घूमो, जेब में कैश लेके घूमो, कहीं खतरा होता था, कोई चोरी कर लेता थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। अब पूरा का पूरा मोबाइल हमारा जो है एक मोबाइल के एप्लीकेशन में आ गया, एक मोबाइल के एप्लीकेशन में सिमट गया। तो कहीं ना कहीं इसकी नींव बहुत पहले ही पेटीएम ने रख दी थी। पेटीएम लगातार इंप्रूव कर रहा था और लोग पेटीएम को ज्यादा यूज करने लग गए थे। फिर साल 2015 में चाइनीज कंपनी अलीबाबा यानी कि जैक मा ने पेटीएम पर $680 मिलियन इन्वेस्ट करे और साथ में 40% स्टेक के साथ। तभी 2016 में पेटीएम की किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के बाद पेटीएम की किस्मत बहुत चमकनी और सफलता का नया दौर चमकना शुरू हो चुका था, क्योंकि 2010 से ही पेटीएम अपने आप को लगातार इंप्रूव कर रहा था और एक स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म बन चुका था। और इसका फायदा उसे बहुत हुआ 2016 में नोटबंदी के बाद। जैसे ही नोटबंदी हुई, लोग एटीएम पर सुबह सुबह खड़े हो जाते थे, शाम तक खड़े रहते थे, काफी परेशान थे, लोगों को कैश नहीं मिलता था, लोग पेमेंट को लेकर काफी परेशान रहा करते थे। हर जगह एक ही जो सिचुएशन बनी हुई थी इंडिया के अंदर, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तभी पेटीएम ने अपनी ऐड देना शुरू कर दिया और कहा कि एटीएम नहीं, अब जी पेटीएम करो। और पूरे इंडिया के अंदर कैशलेस को भी सरकार प्रमोट कर रही थी। इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगी, जिसका अंदाजा आप यह सुनकर लगा सकते हो कि नोटबंदी से पहले पेटीएम पर 125 मिलियन यूजर थे और महज 3 महीने के बाद नोटबंदी के बाद 185 मिलियन और नवंबर 2017 तक 280 मिलियन यूजर पेटीएम को इस्तेमाल करने लगे थे, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। बहुत ही तेजी के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। अब इसी बीच विजय शेखर शर्मा जी एक बार जो है चाइना गए और चाइना गए तो वहां वह एक सुपर मार्ट के अंदर गए। वहां जाने के बाद उन्होंने कुछ सामान खरीदा और देखा कि काउंटर पे बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लोग बहुत तेजी के साथ सामान लेके आ रहे थे। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो काउंटर था उसमें बहुत तेजी के साथ लाइन खत्म भी हो रही थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग लग रहे हैं खत्म हो रहे हैं, फटाफट लोग निकल रहे हैं, तो हो कैसा रहा है। तो वह थोड़ा आगे गए और वहां जाके उन्होंने देखा कि जो दुकानदार था उसके हाथ में एक स्कैनर था और सामने जो कस्टमर उसके सामने था, उसकी बिलिंग करने के बाद उसके मोबाइल में QR कोड था जिसको वो स्कैन कर रहा था दुकानदार, और तुरंत पैसे कस्टमर के अकाउंट से कट के बिलिंग हो रही थी और ऑनलाइन रिसिप्ट SMS के द्वारा कस्टमर के मोबाइल पर जा रही थी। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा। इन्होंने कहा ये तो बड़ा गजब आइडिया है, एक QR कोड को स्कैन करो और फटाफट आगे बढ़ते रहो और चेंज का झंझट खत्म, पैसे लगाने का झंझट खत्म, पैसे कैश रखने का झंझट खत्म हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत मस्त आइडिया है। फिर वो वापस इंडिया आए और इंडिया आने के बाद उन्होंने सोचा कि इसको मैं कैसे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करूं। और वो ये भी सोचने लगे कि इंडिया के अंदर अगर मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट मैं नहीं कर सकता,
क्योंकि इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के अंदर इवॉल्व हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इतना सब कुछ तो सामने लगा रखेगा कि भाई क्यूआर कोड सामने लगा, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। तो इन्होंने एक तरकीब निकाली। तरकीब क्या निकाली आपको बताता हूँ, बड़े सुनना बड़े ध्यान से, सफलता की कहानी सुन रहे हो आप, बाद में बात करूँगा कि कैसे ये अभी नीचे जा रहा है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उल्टा कर दिया इसको। इन्होंने क्या करा, जो क्यूआर कोड था उसको ऑटो वाले को, सब्जी वाले को, राशन वाले को, ठेले वाले को, हर जगह उसको एक क्यूआर कोड पकड़ा दिया। लेकिन अपने पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर क्यूआर स्कैनर लगा दिया, जिसको भैया ऑनलाइन आप स्कैन करो, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो, अपना हिसाब से पेमेंट डालो, जितने आपको पेमेंट करनी है ठक से उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये किया तो बहुत ही तेजी के साथ रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट था ना, नया नया कॉन्सेप्ट था और नए नए लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे थे। लोगों को अच्छा भी लग रहा था कि कौन कैश रखे, कौन झंझट करे। चेंज की झंझट खत्म हो गई, सिक्के रखने की झंझट खत्म हो गई, कैश रखने की झंझट खत्म हो गई। अब कोई नहीं बोलता अरे छुट्टे नहीं है, छुट्टे नहीं है, पेटीएम करो। अरे सामान ले लिया, पैसे नहीं, कैश नहीं है, चलो पेटीएम कर दो। तो इससे क्या हुआ, सामने वाले कस्टमर को बहुत फायदा हो गया। अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से अमाउंट डालकर ट्रांसफर कर सकता था। और साथ में अब जो क्यूआर था वो किसके पास था, दुकानदार के पास। पहले चाइना के अंदर क्या था, क्यूआर था ग्राहक के पास और स्कैनर था सुपरमार्ट वाले के पास। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, यहां पर क्यूआर है भाई साहब आपके दुकानदार के पास और उसके साथ स्कैनर है आपके कस्टमर के पास। तो इससे क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ ये लोगों के अंदर पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। हर दुकान में, हर कस्बे में, हर जगह, हर दुकान के अंदर इसको जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने 10,000 एजेंट को रखा और सबको क्यूआर कोड लगाने के लिए भेज दिया। गांव, कस्बे, शहर में अब हर जगह पेटीएम करो का ट्रेंड शुरू हो चुका था। लोगों को बहुत पसंद आ रहा था ये सिस्टम, जबरदस्त ग्रोथ हो रही थी पेटीएम की। उसके बाद साउंड बॉक्स को भी लाया गया, जो बहुत तेजी के साथ सफल हुआ। अब इनकी नोटबंदी के बाद तो वाहवाही हो ही गई थी और पूरी दुनिया में अब ये फेमस होने लगे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इनकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी उस समय। अब बात करते हैं पेटीएम कब से गिरना शुरू हुआ, इसका डाउनफॉल कब से आना स्टार्ट हुआ, क्यों आज पेटीएम बंद होने की कगार पर पहुंच गया। हमने बात करी विजय शेखर शर्मा कौन थे, पेटीएम कैसे स्टार्ट हुआ, पेटीएम ने कैसे ग्रोथ हासिल करी, और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि पेटीएम किस कारणों की वजह से अब नीचे जाना शुरू हो चुका है। इतनी तेजी से पेटीएम आगे बढ़ रहा था, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी हो रही थी। लोगों की खूब ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी। सोशल मीडिया में लोग इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी करने लगे थे। शुरुआत के कुछ समय बाद से ही पेपैल ने भी इनके ऊपर केस कर दिया था कलर को लेकर, क्योंकि पेपैल और पेटीएम का जो कलर है ना वो एक सा है। तो पेपैल ने इनके ऊपर केस करते हुए कहा कि भाई साहब तुमने हमारा जो कलर है वो कैसे कॉपी कर लिया। उसके बाद 2015 में इन्होंने बैंक लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया और इनको लाइसेंस मिल भी गया था। फिर थोड़ा समय लगा, फिर 2017 में इन्होंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का काम चालू किया, उसको लॉन्च किया। लेकिन ठीक एक साल के बाद 2018 में ही आरबीआई ने इनको बैन लगा दिया, और ये कहते हुए कि लाइसेंस के नियमों के हिसाब से आप पालन नहीं कर रहे हो, जिसमें आपने केवाईसी और अन्य संबंधित कार्य को ढंग से नहीं किया है और आपको गलत पाया गया है, और आप पर अब नए कस्टमर बनाने को लेकर हम बैन लगाते हैं। लेकिन पेटीएम की रिक्वेस्ट के बाद इस बैन को यह कहकर हटाया गया कि हम जल्दी ही सारी चीजें ठीक करेंगे। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक दोबारा चालू हो गया। जब इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक खोला तो उसके बाद ये एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जो पेमेंट वॉलेट को यूज कर रहे थे उनके पास जाकर ये बोलने लगे कि हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा लो। तो जैसे ही अकाउंट खोलने के लिए बोलने लगे तो कस्टमर ने मना कर दिया, क्योंकि कस्टमर के पास पहले से ही अकाउंट था, तभी तो वो काम कर रहा था अपना, वो तो उसके पास पहले से खाता था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने लोगों को जाकर समझाना शुरू किया कि हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाइए, ये है ये है ये है। तो लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लोगों ने अकाउंट नहीं खुलवाया नहीं, तो लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया। और कुछ लोगों ने खुलवाया भी, चलो ठीक है अकाउंट है तो खोल लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, पेटीएम यूज कर रहे हैं अकाउंट भी खोल लेते हैं। तो अब जब अकाउंट बहुत कम ओपन हो रहे थे पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो इन्होंने तरकीब निकाली। वो तरकीब ये थी जिसकी वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान पेटीएम को होने वाला था। इन्होंने आरबीआई ने जो इनको रूल्स बताए थे केवाईसी को लेकर, उस केवाईसी को वेरीफाई करने के नाम पर ये लोगों के पास जाना शुरू कर चुके थे और बोलने लगे कि आप अपनी केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो आपका वॉलेट जल्द ही बंद हो जाएगा। अब लोगों को पेटीएम की लत लग चुकी थी, तो लोगों ने सोचा कि इसको बंद करने से अच्छा ऐसा करते हैं कि जो केवाईसी करवा लेते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वह इनके ब्रांच में गए जहां पर पेटीएम के एजेंट बैठे थे और वहां पर वो इनकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले रहे थे केवाईसी करवाने के लिए कस्टमर की। लेकिन वहां पर उन्होंने साइड में एक बॉक्स में लिखा हुआ था उस फॉर्म में कि केवाईसी के साथ साथ मैं अपना अकाउंट भी ओपन कराना चाहता हूं, यानी कि कस्टमर की मर्जी के बिना, उसको बताए बिना केवाईसी कराने के नाम पर यह उनका अकाउंट खोलने की भी शर्त उसमें लिख रहे थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उसको पढ़ा और बाकी लोगों ने उसको साइन करके ओटीपी देकर केवाईसी को अपडेट करने के बारे में बोल दिया। लेकिन बाद में जब इनके पास वेलकम मैसेज आता है कि भाई साहब आपका अकाउंट जो है पेटीएम पे खुल चुका है, बधाई हो, इसको वेरीफाई करवा लीजिए, केवाईसी करवा लीजिए, ओटीपी दीजिए, तो जब दोबारा ओटीपी मांगी तो लोगों को थोड़ा शक हुआ
क्योंकि एक बार वह पेटीएम पर अपनी ओटीपी शेयर कर चुके थे। अब दूसरी ओटीपी किस बात की आ रही थी, तो लोगों ने ओटीपी नहीं दी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया, चलो काम ही आएगा। अब यहाँ तो सब कुछ ठीक था, चलो यहाँ तो इन्होंने गलती कर दी, कोई बात नहीं, बिना मर्जी के अकाउंट खोल रहे थे, लेकिन गलत था, लेकिन अभी भी अपनी गलती सुधार सकते थे। अब जो इन्होंने गलती की वो थी हर अकाउंट ओपन करने पर 50 रुपए का कमीशन। यहां से सारी की सारी जो पूरी बात थी वो बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। अब इनके बाद इनके एजेंटों ने और एजेंटों को हायर किया, 50 रुपए में से कुछ 20-25 रुपए सामने वाले को देकर दबा के अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक आईडी लगाई, एक के बाद एक आईडी लगाई, एक आईडी से 100 अकाउंट 1000 अकाउंट तक इन्होंने ओपन करवा दिए 50 रुपए के चक्कर में। अब कमीशन भेजा पेटीएम दे रहा था, लोग दबा के पैसे छाप रहे थे, दबा के अकाउंट खोले जा रहे थे, लेकिन उनका वेरिफिकेशन गलत आईडी से हो रहा था। इसकी भनक पेटीएम को शायद होगी भी और नहीं भी होगी, क्योंकि तब तक ऐसा नहीं होता जब तक कंपनी का टॉप मैनेजमेंट नीचे की टीम पर ध्यान नहीं देता, और जब वो नहीं देता है ध्यान तभी जाके ऐसी गलतियां होनी शुरू होती हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी ये गलती कैसे कर सकती थी? लोगों ने खूब पैसे कमाए, लेकिन पेटीएम को डुबाने की नींव अब रखी जा चुकी थी, क्योंकि इसकी ही वजह से पेटीएम को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है आज। अब इनकी इस हरकत पर आरबीआई की नजर गई और इन्होंने आरबीआई को ही गलत रिपोर्ट सबमिट कर दी कि जी नहीं हमारा बिल्कुल सब कुछ ठीक है। जब जांच पड़ताल की गई तो आरबीआई ने यह पाया कि इन्होंने गलत रिपोर्ट सबमिट की है, जिसकी वजह से आरबीआई ने इनके ऊपर फिर से 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी कि आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी है और इसको ठीक करो। निर्देश देने के बाद ही पेटीएम यहां पर नहीं रुका, इसके बाद भी यह गलतियां होती रही, इसके बाद भी सब ऐसा ही चलता रहा, पेटीएम मनमानी करता रहा। 8 नवंबर 2021 में पेटीएम ने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया 18,300 करोड़ का, और वह भी जबरदस्त प्राइस के साथ। पूरे इंडिया के अंदर हिस्ट्री का सबसे बड़ा यह आईपीओ था, और इसकी जो कॉस्ट रखी गई थी पर शेयर वो थी 2080 से 2150 रुपए में। इतिहास रचा था इस आईपीओ ने। फिर मार्च 2022 में आरबीआई को इसकी भनक लगी कि ये लोग दोबारा से जो है अपनी मर्जी से अकाउंट खोल रहे हैं और वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, और कमीशन के चक्कर में लोग इनके वहां दबा के अकाउंट खोल रहे हैं, इनके ही एजेंट। तो दोबारा इनको बैन कर दिया गया, यानी कि दूसरी बार बैन हो गया और पेनल्टी लगा दी गई इनके ऊपर, और दोबारा पेनल्टी लगाई गई इनके ऊपर, लेकिन तब भी ये सुधर नहीं रहे थे। लेकिन दोबारा इन्होंने इस काम को फिर चालू कर दिया। अब इनको दोबारा जब बैन किया गया नए कस्टमर बनाने से, उसके बाद इनकी टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में भी गड़बड़ पाई गई, और मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का उल्लंघन करने के शक पर इन पर गाज भी गिरी। कस्टमर डाटा यानी सर्वर में भी इनकी गड़बड़ी पाई गई, क्योंकि चाइनीज कंपनी भी इनकी शेयर होल्डर थी, और कभी भी डाटा लीक हो सकता था, क्योंकि बैंकिंग का डेटा बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान कस्टमर को हो सकता है। जब यह इंफॉर्मेशन सही नहीं दे रहे थे और रिपोर्ट में गड़बड़ कर रहे थे, तो आरबीआई ने निर्देश दिए कि बाहर के ऑडिटर से अब इनका ऑडिट कराओ भाई साहब। जब बाहर का ऑडिटर आया और इनका ऑडिट किया, तो उसने पाया कि बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। उनके कस्टमर के एक्टिव अकाउंट केवल 4 करोड़ थे और खाते 35 करोड़ खोले जा चुके थे। बाकी सारे खातों की केवाईसी जानकारी पेटीएम के पास नहीं थी, क्योंकि पेटीएम पर 50 रुपए के चक्कर में इतने सारे खाते खोल दिए गए थे। फिर से पेटीएम के ऊपर 5 करोड़ 40 लाख रुपए की पेनल्टी दोबारा लगाई गई। 2 बार पेनल्टी लगा दी गई और 2 बार इसको बैन कर दिया गया, लेकिन तब भी पेटीएम यहां पर रुका नहीं। कई बार आरबीआई के टोकने के बाद भी पेटीएम अपने सर्विस और रिपोर्ट को सही नहीं कर रहा था। अब यह जानबूझकर किया जा रहा था या अनजाने में, यह तो पेटीएम ही जाने। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद यह गलती कैसे हो सकती है? इसका जवाब तो पेटीएम ही दे सकता है, और पेटीएम को देना पड़ेगा। पेटीएम को बार बार समझाने और कई बार पेनल्टी लगाने के बाद, कई बार बैन करने के बाद, जब पेटीएम अपने सर्विस को नहीं सुधार पा रहा था, तो फाइनली कड़क आदेश जारी करते हुए आरबीआई ने इनको कहा जी बहुत हो गया, बहुत टाइम से तुम्हें हमने नोटिस दे दिए, बहुत बार तुम्हें हमने बैन कर दिया, कई बार पेनल्टी लगा दी, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई भी सही रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद बंद करने का फैसला सुनाया गया, जिससे पूरे देश और उनके शेयर होल्डर में हंगामा मच गया, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी ज्यादा कस्टमर होने के बावजूद यह फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर बहुत गड़बड़ काफी लंबे समय से चल रही थी, जिसको आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद बैन कर दिया है। याद रहे, केवल पेटीएम पेमेंट बैंक ही बंद हो रहा है, पेटीएम बंद नहीं हो रहा है। यानी कि जितने भी काम पेटीएम बैंक से लिंक थे, पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक थे, जैसे वॉलेट, फास्टैग, साउंड बॉक्स, क्यूआर कोड होता है जो लेन देन या अन्य कार्य, 29 फरवरी के बाद चालू नहीं रहेंगे। शेयर की हालत और खराब होते जा रही है पेटीएम की। अगर विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम को सुधारने के लिए जल्दी ही कोई नया फैसला नहीं लिया, तो हो सकता है लोग बहुत ही जल्द पेटीएम को भूल भी जाएंगे। पेटीएम की इस सफलता से असफलता तक के सफर में हमको देखने को जो मिल रहा है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब
भी हम कोई काम या बिजनेस शुरू करें तो सिस्टम के साथ, रूल्स के साथ फॉलो करते हुए हमें करने चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आज विजय शेखर शर्मा जो इतने टॉप पे गए थे, जो सबसे अमीरों की लिस्ट में आते थे, आज उनका पेटीएम इतनी तेजी के साथ नीचे गिर रहा है और ये दिन आज पेटीएम को देखने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का सही ना हो पाने के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है पेटीएम को। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सरकार भी इसमें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आप और केस स्टडी देखना चाहते हो अच्छे लोगों की, तो मैंने कई सारी केस स्टडी बना रखी हैं। उन केस स्टडी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और यहां पर आपको एंड कार्ड में मिल जाएगा। उस वीडियोस, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।